था लहजा और ये था लोगों के दिल दिमाग तक करीब पहुंचने का, ताकि 27 मार्च ही नहीं बल्कि उसके बाद के भी 7 मरहलों में जब वोटिंग हो तो बीजेपी को ये उम्मीद है कि उसे वोट मिले और टीएमसी को उम्मीद है कि उसे वोट मिले। जाहिर सी बात है, जो लेफ्ट का इत्तेहाद है वो चाहेगा कि हमें वोट मिले। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान हैं। नवीन कुमार जी तर्जुमान बीजेपी के, खालिद इबादुल्ला हैं तर्जुमान टीएमसी, नौशाद मोमिन है लेफ्ट के लीडर है सीपीआईएम के, और शबाना हमारे नुमाइंदा हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा। पूरा जोर आपकी पार्टी लगा रही है और अमित शाह ने आज रोड शो भी किया। रोड शो में भीड़ भी काफी देखी गई, तस्वीरों में हम देख सकते हैं। और सवाल इस बात को लेकर है कि ये पहले मरहले का इंतखाब जो है 30 सीटें इसमें हैं कुल, कितनी उम्मीद कर रही है बीजेपी? हमने ये टारगेट रखा है पश्चिम बंगाल में 200 प्लस का। और जो वहां की स्थिति है, जो पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रियलिटी आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, और वहां की जनता भी, मुझे आवाज नॉइज बहुत तेज आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ बसें चल रही हैं, बहुत तेज नॉइज। जरा ऑडियो चेक कर लीजिए प्लीज। जी जी आप बोलिए। बहुत गाड़ियों की आवाज आ रही है मेरे को। अभी ठीक है? एक बार नॉइज ठीक कराएंगे प्लीज, बहुत तेज नॉइज है। जी आप बोलिए, हम सुन रहे हैं वैसे। हाँ, मुझे भी समझ में आना चाहिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसने मेरे को कहना। धन्यवाद, आवाज आ गई, ठीक है। अभी ठीक है जी जी हाँ जी बोलिए। मेरा कहना है कि पश्चिम बंगाल में 200 प्लस के लिए भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य लेकर के चली है। और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का रोड शो, जिस प्रकार की जनता, और जो सड़कों पे भी और सभाओं में भी आप देख रहे हैं, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है। 10 वर्षों में क्या हुआ वह सब जानते हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में क्या हुआ ये भी सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया, सबका साथ सबका विकास, उसके संकल्प पत्र में सब बातें हैं, सभी को साथ लेकर के चलने की बातें हैं। पश्चिम बंगाल में किसी प्रपंच के कारण या किसी सिंपैथी के कारण कोई दूसरी पार्टी को समझे कि वोट पालेगी, संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता बहुत समझदार है, वो सब जान चुकी है कि कौन उसका विकास करेगा, कौन उसे आगे पद पर लेकर के जाएगा, कौन वहां की जनता जिस प्रकार से निकल करके आई है वहां धार्मिक उन्माद मचाएगा, एक दूसरे के बीच में खाई पैदा की गई है। ये सारी स्थिति पैदा करने की एक पॉलिटिकल पार्टी ने जिस प्रकार का काम किया है वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जी। ठीक है नवीन साहब मैं आपके पास फिर आ रहा हूं, थोड़ा ऑडियो भी और चेक हो जाए प्रॉपरली। खालिद इबादुल्ला टीएमसी के लीडर है। खालिद, नवीन जी भी आप कह रहे थे, आपने सुना कि आज रोड शो में भीड़ भी काफी नजर आई है, तो हो सकता है कि ये ऐसी भीड़ आपके यहां भी रही हो, लेकिन मैं अभी यहां जो तस्वीरों में उसकी बात कर रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई बहुत बड़ा खतरा बीजेपी टीएमसी के लिए बनती नजर आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा होगा कि लगभग आधे का बराबर में तृणमूल से गए हुए लोग को सब टिकट दिया गया है। और इवन मैं ये देख रहा था कल टीवी के माध्यम से कि जो लोग कांग्रेस के लीडर है, कांग्रेस के वर्कर है और तृणमूल कांग्रेस के वर्कर है, उन लोगों का नाम भी इन लोगों के लिस्ट में आ जा रहा है। तो ये तो साबित है कि इनके पास जब प्रत्याशी और उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहा है, जो कि कांग्रेस से लेना चाह रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस से लेना चाह रहे हैं, बाकी जो ले चुके हैं वो भी गए हुए हैं, तो उनके पास उनके पुराने जो साथी थे, पुराने वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, वो लोगों के दिल में कितना दुख होगा बताइए कि ये लोग आए और नए मशीन में घुसाकर इन लोगों को साफ करके फिर से सीबीआई और ये सारी चीजों। खालिद साहब, सवाल ये उनके पास उम्मीदवार है या नहीं है, उम्मीदवार पर आवाम भरोसा करेगी नहीं करेगी? मेरा सवाल फिलहाल ये था कि उनकी रैलियों में आज रोड शो में काफी भीड़ नजर आ रही थी। देखिए, अगर आप ये कहते हैं तो उधर उठाकर देख लीजिए,
ममता बनर्जी की रैलियों पे जितनी भीड़ है उनके कम से कम एक हिस्सा भी उनके पास नहीं आ रहा। अभिषेक बनर्जी की जो रोड शो रैली देख रहे हैं आप, उनके रैलियों में, उनके रोड शो में लगभग इतनी ज्यादा भीड़ है कि इन लोग सोच नहीं पा रहे, एक हिस्सा से भी कम इनके पास है। ये लोग दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग ये यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जनता पूरी तरह से जान चुकी है, जनता इन लोगों की हरकतों को पहचान चुकी है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें, आपने अभी कहा कि महंगाई के बारे में, मैं उनसे पूछूंगा कि इन्होंने ही कहा था कि पेट्रोल की कीमत हम कम करेंगे, वो महंगाई कहां गई? वादा इन लोगों ने किया था 15 लाख रुपया हर अकाउंट में जाएगा, वो कहां गया? आपने ही कहा था कि हर साल 2 करोड़ की नौकरी युवकों को दिया जाएगा, वो कहां गया? सारी बातों को उठाकर देखा जाए, डॉलर की कीमत के बारे में कहा था, महंगाई के बारे में कहा था। ठीक है, ये सब बातें हैं पुरानी, ये सब बातें बिल्कुल पुरानी हो गई है, वादे में थी। नवीन जी से मैं फिर से इस पर रिएक्शन भी लूंगा, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं कि इबादुल्ला साहब, ये कहा जा रहा है कि ये टीएमसी कोशिश कर रही है कि बंगाल के इंतखाब को बाहरी बनाम मकामी बना दिया जाए। अच्छा आपने सवाल पूछा है। यहाँ पे इन्होंने कल परसों दिन अमित शाह जी ने जिस तरह से ये संकल्प पत्र, जो मैनिफेस्टो इन्होंने रिलीज किया था, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टो नहीं, अपनी मीटिंग का भाषण दे रहे। 1 घंटा भाषण दिया, हाथ ताली बजाए, वहीं पे उनको देखा गया बाहरी बनाम वो खुद कर दिए। अगर ये बाहरी बनाम खुद पूछेंगे आप, तो मैं कहूंगा कि बंगाल की बंगालियों का अपमान आपने किया उस भाषण में। आप बंगाल में आपके अध्यक्ष, आपके मुकुल राय, आपके दिलीप घोष, क्या बंगाली में वो मैनिफेस्टो नहीं पढ़ सकते थे? उनका ये भी हैसियत नहीं है कि वो नहीं पढ़ सकते। आप वहां से आकर आप दिल्ली के भी मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, गुजरात के भी मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, आप एमपी के भी मैनिफेस्टो पढ़ेंगे। नवीन जी छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा आपसे इस पर, छोटा सा रिएक्शन। क्या बंगाल में बाहरी बनाम भीतरी यानी मकामी हो रहा है मामला? पहली बात कि जो हमारे पूरे देश को अलग अलग हिस्सों में छोटी छोटी रियासत में बांटने की सोच रही है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, ये नहीं हो सकता। पूरा हिंदुस्तान एक है और वहां पे हिंदुस्तानी कोई और नहीं है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की माटी से जन्मा हुआ व्यक्ति वहां का मुख्यमंत्री होगा, पश्चिम बंगाल से जन्मा हुआ माटी का व्यक्ति वहां का अध्यक्ष है, उनका नाम अमित शाह है। अरे तो आप अमित शाह नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप तो उसकी बात कर रहे हो, दूसरे को ज्ञान दे रहे हो अपने बारे में, आप इतने क्यों बिलबिला रहे हो? आपकी हैसियत है ना, आपको सहाय और सहानुभूति नहीं मालूम, फिर क्या बात करोगे आप? शांत रहिए। क्योंकि मैं बंगाली हूँ ना, मैं बंगाली हूँ, इसलिए मुझे लगता है मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, बंगाली वासी हूँ, तो मुझे लगता है कि आप बंगाली होकर के अपनी भाषा में और बंगाल के लोग को अवॉइड करके, बंगाल को बात करके, बंगाली को बात करके आप आपको नहीं ले सकते मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। हम ममता बनर्जी को नहीं ले सकते ना भाई, कि बंगालियों का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। बंगाली केवल पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी दिलीप घोष को ही ले लेते, आप मुकुल राय को ही ले लेते, आपको ममता, आप शुभेंदु अधिकारी को लेकर पढ़वा लेते। आपने ममता बनर्जी टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है या जिले नहीं? देना तो पड़ेगा, जब बाहरी बनाम आता है तो ज्ञान तो देना पड़ेगा। बाहरी बनाम भीतरी का मामला जब आता है, चलिए मैं पैनल में और लोग शामिल हैं, उनको भी शामिल करता हूं। नौशाद मोमिन हमारे साथ, सीपीआईएम के लीडर है। नौशाद, क्या बंगाल में बाहरी बनाम मकामी वाला ये शक लेता जा रहा है, और क्या बाहरी बनाम मकामी की इस लड़ाई में सीपीआईएम और कांग्रेस का इत्तेहाद अपने आप को कहां पर देखता है? नौशाद नहीं, बल्कि खेल तमाशा हो रहा है जी। एक पार्टी दूसरे को चोर कहती है, गद्दार कहती है, दूसरे पार्टी के लोग दूसरी पार्टी को गद्दार कहते हैं। बंगाल के लोग बहुत सुलझे हुए हैं, समझदार किस्म के लोग हैं, और ये लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि क्या खेल होगा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि 30 सीट जो हो इंतखाब होने वाला है 27 तारीख को, 7 सीट आप नोट कर लीजिए, 7 सीट वामपंथियों को, कांग्रेस इत्तेहादियों को आएगा ही आएगा। मतलब 30 में से 7 सीट हमारे आएंगे वहां पे। और जहां तक रहा सवाल बाहरी और बंगाली का, तो यह आज से पिछला जो इलेक्शन हुआ था आसाम में, तो वहां पर यही एजेंडा था जी भाजपा का। भाजपा वालों ने आसाम में बाहरी और गैर आसामी का मामला छेड़ा था, वही मामला यहाँ पर दोहरा रही है ममता बनर्जी। सवाल ये है कि कौन क्या है और कौन कहाँ है, ये समझना बहुत मुश्किल है। बंगाल के अवाम नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अवाम भूल जाते हैं हर मामले को,
उन्हें कोई मामला याद नहीं रहता है। आज से जो 2016 में जो इलेक्शन हुआ था आसाम में, वहां पर भाजपा के लोगों ने गैर आसामी और आसामी का मामला उठाया था, और यहाँ पर ममता बनर्जी 2021 के इंतखाब में बंगाली और गैर बंगाली का इंतखाब में मामला उठा रही हैं। तो ये कौन क्या है समझना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि इस चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बंगाल के अवाम पढ़े लिखे अवाम है, पॉलिटिकली बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि मुझे क्या करना है, और ये आपको 2 मई को पता चलेगा। जो लोग बंगाल में कम्युनिस्टों को, कांग्रेसियों को, आईएसएफ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो देखेंगे 2 तारीख को कि ये पार्टी कितना बेहतर नतीजा निकाल के सामने लाती है। जी, मुझे आप नौशाद मोमिन साहब से 3 मुद्दे ऐसे बता दीजिए या 3 वजह ऐसी बता दीजिए कि जिसकी बुनियाद पर आपको लगता है कि आपका इत्तेहाद ना तो इख्तियार में टीएमसी को आने देगा और ना ही बीजेपी को आने देगा। आज मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो मैनिफेस्टो जो छाया हुआ है, हमारा मैनिफेस्टो में सबसे पहली चीज बेरोजगारी को खत्म करनी है। दूसरी चीज कौमी यकजहती और भाईचारगी जो हम आहंगी का सवाल है उसको पैदा करना है। ह्यूमन राइट्स का जो उल्लंघन हो रहा है, जमहूरियत का जो कत्ल हो रहा है बंगाल में, उसको बहाल करना है। और सबसे बड़ी बात जो बंगाल वालों को हमेशा शिकायत रही है कम्युनिस्टों की तरफ से जो मैनिफेस्टो आया है, उसमें ये कहा गया है कि 100 यूनिट तक जो बिजली जो यूज करेंगे वो फ्री रहेगा, और 100 से ज्यादा जो बिजली यूज करेंगे उसके लिए हमारी सरकार अगर बनती है तो वो सब्सिडी देगी। ठीक है, तो क्या बिजली को मुफ्त करना एक लिमिट तक, क्या ये एक बड़ा इशू हो सकता है? नवीन जी, क्या इस पर भी कुछ काम होगा? क्या बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे वादे किए गए और उन पर कुछ हद तक अमल भी किया गया कि बिजली हम इतने यूनिट तक फ्री कर देंगे, उसके बाद का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। क्या नवीन जी, ये एक ऐसा इशू है जो सीपीएम इस मामले पर आगे बढ़ सकता है? पश्चिम बंगाल के लोगों को अपमान क्यों करते हो भाई? आप सत्ता में नहीं रहे तो इस प्रकार से आप बात करेंगे। ऐसी टीएमसी कर रही है, ऐसी जो है ये लोग कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इससे पश्चिम बंगाल की जनता का अपमान नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये अपमान किस तरह से हो रहा है मैं समझा नहीं नवीन जी। अभी इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को कुछ याद नहीं रहता है, और वो जो है सब भूल जाते हैं कि आसाम और गैर आसाम की बात करके भाजपा के लोग आए थे पहले सत्ता में, अब वहां पर नहीं है। आप कहना क्या चाहते हो भाई? पश्चिम बंगाल के लोगों को कुछ याद नहीं रहता क्या? उनको सब कुछ याद है कि 10 साल के पहले ममता बनर्जी ने क्या वायदे किए थे, 10 साल में उसका कोई वायदा पूरा नहीं किया। उनको सब कुछ याद है कि पश्चिम बंगाल नौशाद मोमिन, आपने क्यों कहा कि बंगाल के लोग भूल जाते हैं? कांग्रेस पार्टी की सरकार में रहते हुए तो नहीं पढ़ सका, इसका अपमान बंगालियों को नहीं लग रहा है क्या आपको? लोगों की हत्या की थी वही पैटर्न जो है टीम से ने अपनाया, और ये दोनों के दोनों इस मामले में फेल हो चुके हैं। और रही बात मैनिफेस्टो की, आज संकल्प पत्र को अगर आप कहें, मैं फिर कल मैंने आपके यहाँ पढ़ के सुनाया था, दोबारा सुनाने को तैयार हूँ। हमने जो वायदे किए हैं आप उसमें बात करो। पश्चिम बंगाल को जो हम कर सकते हैं वहाँ के लिए हमने उनको बता दिया है, हम उस पर बात लेकर के जा रहे हैं। जो हमने संकल्प दिया उसको पूरा करने की बात को लेकर वायदे बहुत हुई है आपकी। 2014 से पहले 2013 में चिल्ला कर आपने वायदा किया था, वो सारे वायदे भूल गए आपने। आपने कहा था 15 लाख रुपया, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी, आपने पढ़ा करो ना, फिर पढ़ा करो। जनता ने दोबारा से ज्यादा मंडेट दिया है, आपने कहा था डॉलर की कीमत कम करेंगे, आपने कहा था मेरा कि नौजवानों को यहाँ पे सही शिक्षा मिलेगी। कहाँ गया ये सब? कांग्रेस पार्टी भी 45 साल का ये पहला रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। अब ये संकल्प पत्र है, अब ये मैनिफेस्टो नहीं है, इसकी बारीकी को भी हमें समझना होगा। शबाना हमारे बीच मौजूद है। शबाना, हर पार्टी, हर जमात अपना जो मंशूर है, उर्दू में मंशूर कहते हैं इसे मैनिफेस्टो को, वो जारी कर चुकी है। 2 दिन रह गए हैं तशहीर को। शबाना, आपको क्या लग रहा है कि अब तशहीर खत्म होने वाली है पहले मरहले के लिए? कौन सा ऐसा मुद्दा है जो खासतौर से पहले मरहले में 3 सीटों पर ये जो इलाका है वहां पर ये हावी होने जा रहा है? शबाना, बिल्कुल सही कि जैसा आपने कहा कि ये जो 3 जहाँ पे पहले मरहले के तहत वोटिंग होंगे, वहाँ पर आप देखें कि आज अमित शाह जब गोसाबा में थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि गोसाबा के लोगों को
पीने का पानी मिलेगा, जो इलाकाई मसाइल हैं उसको लेकर जो है वो आगे बढ़े हैं। सबसे अहम बात कि ऐसे ही वादे ममता बनर्जी ने भी किए हैं, ऐसे ही वादे आज वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से भी देखा गया। लेकिन बंगाल में जिस तरह से इंतखाबी तशहीरी मुहिम चल रही है, उस तशहीरी मुहिम में जो देखा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, एक तरफ ममता बनर्जी जो खैला होबे का नारा लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना एक संकल्प लोगों के सामने रखा है। तीसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ का इत्तेहाद भी मजबूत है। लेकिन अहम बात यह है कि लेफ्ट कांग्रेस इत्तेहाद की जानिब से जो बड़े चेहरे सामने आने चाहिए थे, जो बंगाल के लोगों को जिस तरह से एड्रेस करने चाहिए थे इन जमातों के लीडरान के, वो चेहरे इस बार देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में इनका ये दावा कि वो अवामी तौर पर जो जमीनी सतह पर लोगों के साथ मजबूत हुए हैं, वो कितना अहम है और कितना सच है और कितनी उसमें गहराई है, ये तो 2 मई के नताइज से पता चलेंगे। लेकिन जो लड़ाई है, जो सियासी गहमा गहमी है, जो सियासी इक़्तिदार की जो जंग है, उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और बीजेपी जो है वो बहुत आगे चल रही है। ऐसे में लेफ्ट कांग्रेस ने जमीनी सतह पर अपनी मजबूती जरूर बनाई होगी, लेकिन इलेक्शन के मौके पर जो लोगों को साथ जमा करके, जो बड़े चेहरों को सामने लाकर, आप देखें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से लेकर वजीर दाखिला जी, आपकी बात समझ आ गई शबाना। मैं नौशाद मोमिन से सीधे तौर पर पूछना चाहूंगा। नौशाद मोमिन साहब, क्यों लेफ्ट और कांग्रेस आईएसएफ का इत्तेहाद बड़ी रैलियां नहीं कर रहा है? एक अगर ब्रिगेड रैली को छोड़ दें तो क्यों बड़े चेहरे नहीं आ रहे, जबकि दूसरी पार्टियों में स्टार कैंपेनर्स की होड़ लगी है? स्टार लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे कन्हैया कुमार साहब आए हैं बंगाल में, कन्हैया आए हैं। अब ये बताइए कि ऑल इंडिया में कौन ऐसा स्टार प्लेयर है सीताराम येचुरी के अलावा कम्युनिस्टों का? कांग्रेसियों के लिए राहुल गांधी प्रियंका से बड़ा कौन स्टार हो सकता है? क्या राहुल प्रियंका आए? अभी तक आए नहीं है, लेकिन आएंगे। अभी तो पहले मरहले का इलेक्शन हो रहा है और हमें मालूम है कि कहाँ हमारी ताकत कितनी मजबूत है, हमें किसकी जरूरत है, कौन सी पार्टी वहाँ मजबूत है, उसके लिहाज से काम किया जा रहा है। जैसे कि कन्हैया कुमार हमारे उस इलाके में आए थे 2 रोज कबल, तो अपना हमारा काम अंदरूनी सतह पर, जमीनी सतह पर हो रहा है जी। ठीक है नवीन जी, सीपीआईएम और कांग्रेस का कहना है कि जमीनी सतह पे काम हो रहा है। आपकी तरफ से देखा जा रहा है कि रोड शोज हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, कौन भारी पड़ेगा? देखिए, भारी पड़ना तो बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो रैलियां तो बहुत होती हैं। नवीन जी उनको बता दीजिए ना, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ आजम साहब। नवीन जी बंगाल में कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा नेता बचा नहीं है। उनके पास कन्हैया कुमार जो कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी में आए, वो उनके बड़े नेता है, वो स्टार प्रचारक है। अरे बीच में क्यों बोल रहे हो यार? मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? किस प्रकार का शो करा रहे हो? जी चलिए आप सुनिए ना। दूसरी बात, राहुल गांधी पहले प्रचार के बाद वोटिंग होने वाली है, 2 दिन बचे हैं प्रचार समाप्त होने में। राहुल गांधी गायब है, स्टार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उपाध्यक्ष है पार्टी के, वो गायब है, वो आए नहीं है। प्रियंका गांधी वहाँ पर वाड्रा अभी तक पहुंची नहीं है। तो किस प्रकार के सब जानते हैं, हार मान चुके हैं, ये मैदान छोड़ चुके हैं, खड़ी हो चुकी है। ममता बनर्जी टांग के अंदर नस्तर बंधवा करके पेटी लेने का प्रयास कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वक्त कम है और पहले मरहले के लिए तशहीर का भी वक्त बहुत कम है। खालिद इबादुल्लाह साहब, नवीन जी, मोमिन साहब, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपका भी देखना होगा, नतीजे तो 2 मई को ही आएंगे। इंतजार भी कीजिए और देखिए किस तरह से पल पल रुख हवा का बदल रहा है। आदाब।